एपिसोड 251 से सुनते ही अनगिनत नजरें विहान की ओर मुड़ी और जितेंद्र राणावत, तन्मय और अन्य ड्रैगन सोल सैनिकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। विहान आखिरकार आ गए। वे निश्चित नहीं थे कि वह प्रदीप गिल को हरा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहां था। वैसे मिस्टर विहान के बगल में धूप के चश्मे और टोपी पहने हुए व्यक्ति कौन है? जितेंद्र राणावत ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें याद नहीं था कि विहान का ऐसा कोई दोस्त हो। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विहान हमेशा अकेले ही लड़ते था। उनके लिए किसी के साथ लड़ाई में जाना असामान्य था। तन्मय, क्या तुमने इस व्यक्ति को पहले देखा है? तन्मय ने सिर हिलाया। चीफ, मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि वह शायद मिस्टर विहान का दोस्त है। जितेंद्र राणावत ने सिर हिलाया और बात को वहीं छोड़ दिया। पत्थर के मंच पर प्रदीप गिल ने विहान को घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। तो क्या अगर विहान आ गया? वह तो बस खुद को अपनी कब्र तक पहुंचा रहा था। प्रदीप गिल वाक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 99वें स्थान पर था और शीर्ष 100 रैंकों के भीतर के लोगों की ताकत नीचे वालों से पूरी तरह अलग थी। इस कचरे के पास उससे लड़ने की क्या योग्यता थी? विहान, चूंकि तुम यहां हो, ऊपर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रदीप गिल की गुस्से भरी दहाड़ अखाड़े में गूंज उठा और मंच के नीचे मार्शल आर्ट्स विभाग की सेनाओं से उत्साह की आवाजें आईं। विहान ने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने धूप के चश्मे और टोपी पहने हुए रक्षित से कहा, चलो, अगर कोई नियम तोड़ने की हिम्मत करता है तो उसे मार डालो, कोई दया नहीं दिखाना। जी मास्टर। कोई नहीं जानता था कि विहान के बगल में खड़ा व्यक्ति वही भयानक व्यक्ति था जिसे कभी ब्रूस के नाम से जाना जाता था। वे दोनों पत्थर के मंच की ओर चले और जब विहान मार्शल आर्ट्स मंच से 3 मीटर दूर था, उसने अपनी ट्रू क्यूई को अपने पैरों में प्रवाहित किया और ऊपर उछल पड़ा। प्रदीप गिल ने विहान की ओर उत्सुकता से देखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि विहान की आभा में जबरदस्त परिवर्तन आया था। क्या इस लड़के ने ब्रेक थ्रू किया है? इस क्षण मंच के नीचे से 3 बुजुर्ग अपनी सीटों से उछलकर ऊपर आए। उनमें से एक ने विहान और प्रदीप गिल की ओर देखा और कहा, हम तीनों इस द्वंद्व के जज हैं। अब मैं नियमों को पढ़ता हूं। पहला। उसके खत्म करने से पहले विहान ने उसे रोक दिया। इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास आप तीनों के लिए बस एक सवाल है। आप सब कहां से हैं? जियांगनान प्रांत का मार्शल आर्ट्स अखाड़ा 30 साल पहले से ही वाक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के नियंत्रण में है। तो दूसरे शब्दों में, आप सब मार्शल आर्ट्स विभाग से हैं, है ना? नेतृत्व कर रहे बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। हालांकि हम प्रदीप गिल के साथ एक ही विभाग से हैं, लेकिन हम इस द्वंद्व का निष्पक्ष निर्णय करेंगे। आप निश्चिंत रह सकते हैं। विहान मुस्कुराया। वे निश्चित रूप से नहीं करेंगे। पुलकित तोमर इसका सबसे अच्छा उदाहरण था, लेकिन फिर भी उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। वैसे भी उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि प्रदीप गिल आज मर जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता था। बूढ़ा व्यक्ति बोलने ही वाला था कि विहान ने बोल दिया, ठीक है, आप लोगों ने काफी बोल लिया, चलो शुरू करते हैं। तुम। वे तीनों गुस्से में थे। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वह उनका अपमान करे? घमंडी। प्रदीप गिल मुस्कुराया और 3 बुजुर्गों से कहा, वरिष्ठों, गुस्सा ना हो, शायद ये उसके आखिरी शब्द होंगे। इसे सुनकर 3 बूढ़े आदमियों ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ग्रैंड मास्टर गिल, चाहे कुछ भी हो, सावधान रहें। जी वरिष्ठों। जल्द ही मंच पर केवल विहान और प्रदीप गिल रह गए। प्रदीप गिल की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उस दिन की लड़ाई के बाद उसे विहान की ताकत का अंदाजा हो गया था। दूसरे पक्ष के लिए उसे हराना असंभव था। लड़के, अगर तुम नहीं आते तो शायद तुम कुछ और दिन जी सकते थे, लेकिन यहां आकर तुमने खुद को मौत के हवाले कर दिया है। बोलने के बाद प्रदीप गिल की आभा लगातार बढ़ती गई। जब यह अपने चरम पर पहुंच गई तो उसने विहान पर हमला कर दिया। विहान अपने हाथों को पीछे रखकर वहीं खड़ा रहा, अचल। उसका चेहरा उदासीन था। बैंक्वेट हॉल में लड़ाई के दौरान वह महसूस कर सकता था कि प्रदीप गिल
उससे 2 छोटे रियल्म्स ऊपर था, इसलिए उसे दूसरे पक्ष से निपटने के लिए पुनर्निर्मित ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की आवश्यकता होती। हालांकि अब जब उसने 2 बार ब्रेक थ्रू कर लिया था तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक ही साधना के दायरे में विहान अजेय था। जिस क्षण प्रदीप गिल विहान के करीब आया, उसने उछलकर विहान के सिर पर लात मारने की कोशिश की। शुरू से ही उसका कोई इरादा नहीं था कि वह पीछे हटे। इसे देखकर विहान ने अपनी बांह उठाई और हल्के से हिलाई। उसकी आस्तीनें फड़फड़ाईं और तेज हवा का झोंका आगे बढ़ा। प्रदीप गिल के पैर को एक अदृश्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह अपना पैर वापस खींचने ही वाला था कि विहान की उंगलियों ने प्रदीप गिल के टखने को जकड़ लिया। अच्छा नहीं, प्रदीप गिल ने अपने शरीर को मरोड़ा और मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पा रहा था। विहान ने उसके पैर को मजबूती से पकड़ रखा था। छोड़ दो, उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और अपने दूसरे पैर से विहान को लात मारने की कोशिश की, जिसे विहान ने बस अपनी बांह लहराकर झटक दिया। प्रदीप गिल स्तब्ध था। सिर्फ 3 दिनों में इस लड़के की ताकत 2 गुनी से भी अधिक हो गई थी। यह कैसे संभव था? क्या तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे दोस्तों को कैद करना चाहते हो? छोटे कमीने, मुझे छोड़ दो, मारने की कोशिश की। शुरू से ही उसका कोई इरादा नहीं था कि वह पीछे हटे। इसे देखकर विहान ने अपनी बांह उठाई और हल्के से हिलाई। उसकी आस्तीनें फड़फड़ाईं और तेज हवा का झोंका आगे बढ़ा। प्रदीप गिल के पैर को एक अदृश्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह अपना पैर वापस खींचने ही वाला था कि विहान की उंगलियों ने प्रदीप गिल के टखने को जकड़ लिया। अच्छा नहीं, प्रदीप गिल ने अपने शरीर को मरोड़ा और मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पा रहा था। विहान ने उसके पैर को मजबूती से पकड़ रखा था। छोड़ दो, उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और अपने दूसरे पैर से विहान को लात मारने की कोशिश की, जिसे विहान ने बस अपनी बांह लहराकर झटक दिया। प्रदीप गिल स्तब्ध था। सिर्फ 3 दिनों में इस लड़के की ताकत 2 गुनी से भी अधिक हो गई थी। यह कैसे संभव था? क्या तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे दोस्तों को कैद करना चाहते हो? छोटे कमीने, मुझे छोड़ दो, प्रदीप गिल ने गुस्से से चिल्लाया। विहान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी ट्रू क्यूई को अपनी बांह में प्रवाहित किया और फिर प्रदीप गिल के पूरे शरीर को जमीन पर पटक दिया। धम्म, सरल, क्रूर, लेकिन प्रभावी। किसने सोचा था कि आज ऐसी स्थिति सामने आएगी? कोई शानदार मार्शल आर्ट्स तकनीक नहीं थी, बस हिंसक ताकत का एक सरल प्रदर्शन। प्रदीप गिल का चेहरा खून से लथपथ था और उसके शरीर पर कई चोटें लगी थीं। मंच के नीचे 3 जजों के साथ साथ हुआक्सिया मार्शल आर्ट्स विभाग के लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तीव्र दर्द ने प्रदीप गिल की लड़ने की भावना को उत्तेजित किया और उसने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से विहान के हाथ पर मुक्का मारा और अंततः मुक्त हो गया। इस क्षण वह दयनीय हालत में रेंग कर उठा और गुस्से से भरी आंखों से विहान को घूरने लगा। उसे पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। एपिसोड 252। छोटे कमीने, मर, गुस्से से भरी दहाड़ के साथ प्रदीप गिल की आभा आसमान छूने लगी और उसके शरीर के चारों ओर हवा इकट्ठा होने लगी। उसकी भुजाएं फैली हुई थीं, मानो हवा की शक्ति को इकट्ठा कर रही हों। यह है ग्रैंड मास्टर प्रदीप गिल का अंतिम कौशल, हेडविंड स्लैश, जो उसने विदेश से प्राप्त किया था। वह वास्तव में इस लड़के के खिलाफ इसका उपयोग कर रहा है। लगता है वह सचमुच गुस्से में है। पिछली बार उसने इस तकनीक से 3 विशेषज्ञों को मार डाला था। वह घमंडी लड़का मरने वाला है। प्रदीप गिल हंसा और उसने अपनी भुजाओं को जोर से लहराया, जिससे एक तेज हवा का ब्लेड विहान की ओर उड़ गया। जितेंद्र राणावत ने भौहें चढ़ाईं। उस समय इस मार्शल तकनीक का मैनुअल विदेश में 2 अरब युआन में नीलाम हुआ था। इसे शीर्ष स्तर की मार्शल तकनीक माना जाता था। मुझे नहीं पता था कि प्रदीप गिल ने इसे प्राप्त कर लिया है। प्रदीप गिल का हेडविंड स्लैश हवा को चीरता हुआ, धूल और मलबे को उड़ाता हुआ, हवा में एक कराहती आवाज करता हुआ आगे बढ़ा
सभी देख सकते थे कि इसकी शक्ति कितनी भयानक थी। हेडविंड स्लैश को हुआक्सिया के प्राचीन मार्शल आर्ट्स जगत में उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक माना जाता था। यह किसी के पूरे शरीर की ताकत को एक हमले में केंद्रित करके एक हवा का ब्लेड बनाता था जो दुश्मनों को फाड़ देता था। इस क्षण प्रदीप गिल के कान में एक हल्की आवाज अचानक गूंजी। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे माता पिता के समाधि स्थलों को नष्ट करना चाहते हो? विहान पूरी तरह से हमले की अनदेखी कर रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विहान आखिरकार हिला। उसकी ट्रू क्यूई पहले से ही उसकी हथेली में इकट्ठी हो चुकी थी, जो एक पतली प्रकाश की परत से ढकी हुई लग रही थी। फिर उसकी हथेली ने प्रहार किया और प्रदीप गिल के हेडविंड स्लैश से टकरा गई। धम! दो शक्तिशाली ताकतें टकराईं और शॉक वेव्स ने पत्थर के मंच को कांपने पर मजबूर कर दिया। गड़गड़ाहट! मंच पर दरारें दिखाई देने लगीं और धूल हवा में भर गई। क्या वह लड़का पागल है? उसने ग्रैंड मास्टर गिल के हेडविंड स्लैश का सामना सीधे किया। हाँ, वह निश्चित रूप से मर गया। शायद उसका सिर काट दिया गया है। मंच के नीचे सभी ऊपर की ओर घूर रहे थे, धूल के बैठने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश मुस्कुरा रहे थे। कितना अति आत्मविश्वासी व्यक्ति! इस क्षण धूल छंटने लगी और वे केवल एक आकृति को खड़ा देख सकते थे। 3 जज मुस्कुराए। ग्रैंड मास्टर गिल की जीत हमेशा निश्चित थी। हाँ, चलो बाद में होटल में जश्न मनाते हैं। जज की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि एक बार धूल पूरी तरह से छंट गई तो वह बता सकता था कि खड़ी हुई एकमात्र आकृति प्रदीप गिल नहीं, बल्कि विहान थी। उन्होंने अविश्वास में अपनी आंखें मलीं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इसके विपरीत मंच पर एक और आकृति जमीन पर गिर गई थी और खून की बड़ी बड़ी उल्टियां कर रही थी। आह! इस क्षण प्रदीप गिल की चीख कान फाड़ने वाली थी। देखने वाले सभी अन्य लोग स्तब्ध थे। प्रदीप गिल वास्तव में एक युवा लड़के से हार गया था। अधिक महत्वपूर्ण बात, वह पूरी तरह से कुचल दिया गया था। अगर ग्रैंड मास्टर दास को इसके बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। विहान ने दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की अनदेखी की और गिरे हुए आकृति की ओर चला। प्रदीप गिल ने खतरे को भांप लिया और कमजोरी से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। हालांकि विहान का हाथ पहले से ही प्रदीप गिल के टखने को पकड़ चुका था। प्रदीप गिल भय से भर गया। क्या यह लड़का उसे फिर से जमीन पर पटकने वाला था? पागल! 3 जजों ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और आगे बढ़े। विहान, वहीं रुक जाओ। विहान ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। मेरे दोस्तों को कैद करना, मेरे माता पिता के समाधि स्थलों को नष्ट करना, क्या तुम जानते हो कि मेरी शब्दकोश में उन शब्दों का क्या अर्थ है? मृत्यु। कुछ सेकंडों बाद विहान ने प्रदीप गिल को पैर से उठाया और अपनी भुजा को एक चाप में घुमाया। प्रदीप गिल को एक बार फिर जमीन पर पटक दिया गया। धम! खून चारों ओर छिटक गया। अपनी कमजोर स्थिति में प्रदीप गिल का उससे बचना असंभव था। 3 जज इस क्षण मंच पर उतरे। जब उन्होंने प्रदीप गिल की लाश देखी तो उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। विहान, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। क्या मार्शल आर्ट्स अखाड़े में द्वंद्व में एक लड़ाके का मरना सामान्य नहीं है? विहान ने उदासीनता से पूछा। बूढ़ा आदमी अवाक था, लेकिन उसने फिर भी उत्तर दिया, उसकी पहचान विशेष है। विशेष? विहान मुस्कुराया। इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी मुझसे अपराध करता है उसका अंत इसी तरह होगा। घमंडी लड़के, उसे पकड़ो। जज अब और नहीं रोक सका और वे तीनों विहान की ओर दौड़े। जैसे ही वे विहान तक पहुंचने वाले थे, एक आकृति विहान के सामने प्रकट हुई जो एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? एपिसोड 253। 3 जज चौंक गए और उनके सामने खड़े आदमी को संदेह से देखने लगे। वह अभी भी धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए था। यह कितना अजीब था। ऐसा लग रहा था कि उसका यह दोस्त भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स अभ्यास करता था। इसलिए एक जज ने उपहास में कहा, चूंकि तुम एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स अभ्यास करता हो
तुम्हें मार्शल आर्ट्स विभाग को अपमानित करने के परिणामों को जानना चाहिए। अगर तुम हमारे रास्ते में खड़े रहोगे तो तुम खुद को मौत के हवाले कर रहे हो। रक्षित ने भावहीन रहते हुए उत्तर दिया, जो कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। इस क्षण जितेंद्र राणावत और अन्य लोग भी मंच पर आ गए। जितेंद्र राणावत ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, मार्शल आर्ट्स विभाग वास्तव में इतना बेशर्म है। यह मार्शल आर्ट्स अखाड़ा है। यहां अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना कोई अपराध नहीं है। मैं आज की घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा और तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। अपने कार्यों के बारे में ठीक से सोचो। जजों के चेहरे थोड़े बदल गए, लेकिन फिर उन्हें अपने नेता के निर्देश याद आए। अगर प्रदीप गिल हार गया तो विहान को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, उसे मार दिया जाना चाहिए। एक जज ने जितेंद्र राणावत की ओर देखा। तुम चाहो तो इस मामले को उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन विहान ने नियमों का उल्लंघन किया है और उसे कीमत चुकानी होगी। मिस्टर विहान रहे थे कि विहान उन्हें क्यों जाने के लिए कह रहा था। यह मेरे और मार्शल आर्ट्स विभाग के बीच का व्यक्तिगत झगड़ा है। इसमें ड्रैगन सोल का कोई लेना देना नहीं है। जितेंद्र राणावत, तन्मय और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और केवल सहमति दे सके। वे विहान की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि यह विश्वास करेंगे कि वह सब कुछ संभाल लेगा और इस संकट से सुरक्षित बाहर निकल जाएगा। तीन बुजुर्गों ने महसूस किया कि विहान समझदार है और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। चूंकि तुम जानते हो कि इस मामले में अन्य लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, तो आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो, एक जज ने घमंड से कहा। उसका स्वर निर्विवाद था। विहान मंच के किनारे के एक स्तंभ के खिलाफ झुक गया और अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसने उसे हिलाया, एक को अपने मुंह में रखा और जला लिया। धुआं अखाड़े के चारों ओर घूमने लगा। वे तीनों भौहें चढ़ा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि विहान इस समय सिगरेट पीने के मूड में क्यों था। अचानक विहान ने अपना सिर उठाया और पूछा, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स विभाग के अनुसार प्रदीप गिल को मारने के लिए मुझे क्या परिणाम भुगतना होगा? नेतृत्व कर रहे जज ने आगे आकर मुस्कुराते हुए कहा, एक जीवन के लिए एक जीवन। ओह, विहान के पास और कुछ नहीं कहना था। कुछ सेकंड बाद जज ने अपना आपा खो दिया। लड़के, चूंकि तुम्हें होश आ गया है तो घुटने टेककर आत्मसमर्पण करो। मार्शल आर्ट्स विभाग तुम्हारी सजा को शीघ्रता से प्रशासित करेगा, ताकि कम से कम तुम्हें पीड़ा न सहनी पड़े। फिर भी चाहे विहान सहमत हो या नहीं, वह आज विहान को मारने का तरीका ढूंढ लेगा, क्योंकि उनके नेता ने ऐसा आदेश दिया था। ओह, यह अभी भी वही उदासीन उत्तर था। कमीने। तीनों जज क्रोधित हो गए। ये कैसा रवैया था? जजों ने उपहास किया और हमला करने ही वाले थे कि विहान ने अपने हाथ में सिगरेट बुझा दी और अपना फोन निकाला। उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया और कहा, यह कैसा रहेगा? चूंकि हम मार्शल आर्ट्स अखाड़े में हैं, हम उसी नियमों का पालन करेंगे। मैं और वह तुम तीनों से मृत्यु तक लड़ेंगे। कैसा है? जब बूढ़े आदमी ने यह सुना तो वह प्रसन्न हो गया। अगर वह इस तरह से विहान को मार देता तो ड्रैगन सोल कुछ नहीं कह पाएगा। यह एक स्वर्ग प्रदत्त अवसर था। इसके अलावा वे तीनों हॉक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 100 में थे और वे सभी प्रदीप गिल से मजबूत थे। इन दो उपद्रवियों से निपटना आसान होगा। अच्छा, मुझे यह पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ सेकंडों बाद तीन जज आगे बढ़े। उनका हत्या का इरादा पूरी तरह से विहान पर केंद्रित था। इस क्षण एक छाया चमकी और धूप का चश्मा पहने आदमी फिर से विहान के सामने प्रकट हुआ। हट जाओ! एक जज ने दहाड़ते हुए रक्षित पर अपनी हथेली से प्रहार करने की कोशिश की। स्तंभ के खिलाफ झुका हुआ विहान ने अपनी आंखें संकुचित की और ठंडे स्वर में कहा, रक्षित, एक को भी जीवित मत छोड़ना। जी मास्टर। तीन जज हंसने ही वाले थे जब उन्होंने विहान का हास्यास्पद आदेश सुना। तभी धूप का चश्मा पहने आदमी उन पर झपटा। कमीने! यह गति, यह आभा एक शीर्ष स्तर का विशेषण। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, रक्षित आ गया था। तीन जज जल्दी से पीछे हटे
और एक साथ अपने सबसे मजबूत हमले किए। धम धम धम। बार बार शॉकवेव्स ने चारों ओर फैल गए। धूल और मलबा उड़ने लगा। तीनों जज हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में लगभग 80वें से 90वें स्थान पर थे। हालांकि अगर रक्षित को रैंक किया जाता तो वह शीर्ष 30 में होता। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जितना वे लड़ते उतने ही स्तब्ध होते। फट। अचानक एक जज की गर्दन पर एक खूनी कटाव दिखाई दिया और जैसे ही उसका खून फर्श पर दाग लगाता वह गिर पड़ा। मरने से पहले उसका चेहरा पूरी तरह से भय से भरा हुआ था। रक्षित ने कोई राहत नहीं दी और शेष 2 लोगों की ओर झपटा। भारी खतरे को भांपते हुए 2 जज मंच से कूद गए। वे पहले से ही निश्चित थे कि धूप का चश्मा पहने आदमी निश्चित रूप से हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 50 में था। आसपास रहना केवल उनकी मृत्यु का कारण बनता। तुम कहां जा रहे हो? रक्षित ने गुस्से से दहाड़ लगाई और एक जज की गर्दन पर एक सफेद प्रकाश की चमक दिखाई दी, जिसने अनजाने में अपनी गर्दन को ढंक लिया, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि यह व्यर्थ था। उसका सिर काट दिया गया था। तीनों जजों में से केवल एक बचा था। विहान का दोस्त किस तरह का राक्षस था। जैसे ही वह दया की याचना करने वाला था, रक्षित की टांग ने उसके सीने पर प्रहार किया, उसे उड़ा दिया। उसने खून की एक मुट्ठी उगल दी और महसूस किया कि उसकी अधिकांश पसलियां टूट गई थीं। यह अत्यंत दर्दनाक था। जज ने अपने शरीर के दर्द को सहन किया और खड़ा हुआ, केवल यह देखने के लिए कि रक्षित फिर से उस पर झपट रहा था। कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपनी शेष ताकत इकट्ठा कर सकता था और उस आदमी की गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर सकता था। दुर्भाग्य से यह व्यर्थ था और उसका सीना रक्षित की तलवार से छेद दिया गया। खून बह निकला। हालांकि जज की उंगलियां संयोग से उस आदमी के धूप के चश्मे को गिरा दिया और अपनी मरती सांसों के साथ उसने आखिरकार देखा कि वह कौन था। उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। यह चेहरा, वह इससे बेहद परिचित था। यह पर्ल नेशन का नंबर, एक विशेषज्ञ और मार्शल एम्परर सोसाइटी का नेता ब्रूस था, एक प्रसिद्ध शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ। यह कैसे संभव था? ऐसा विशेषज्ञ विहान की सेवा क्यों करेगा? विहान कौन था? एपिसोड 254। तीनों जजों को कुछ ही मिनटों में मार दिया गया। धूप का चश्मा पहने हुए आदमी कितना मजबूत था। वह हुआक्सिया के शीर्ष 50 ग्रैंडमास्टर्स में से एक होगा, है ना? हालांकि ऐसा व्यक्ति यहां क्यों दिखाई दिया और यह व्यक्ति विहान की तरफ क्यों था? अखाड़े में एक उदास वातावरण था। चूंकि रक्षित की पीठ दर्शकों की ओर थी, वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे और इसलिए उसकी पहचान नहीं कर सकते थे। उसने ठंडी मुस्कान के साथ फर्श से धूप का चश्मा उठाया और फिर से पहन लिया। फिर वह विहान के पास लौट आया। जब वह विहान के सामने पहुंचा तो उसने आधा घुटना टेका और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मैंने आपको निराश नहीं किया। उठो, विहान ने सिर हिलाते हुए कहा। इस साधारण आदान प्रदान ने देखने वाले सभी लोगों पर बहुत प्रभाव डाला। उन्हें लगा कि दुनिया पागल हो गई है। ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ विहान के सामने कैसे घुटने टेक सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि मजबूत लोग अपनी गरिमा को महत्व देते हैं? कोई भी बता सकता था कि धूप का चश्मा पहने हुए आदमी विहान से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन वास्तव में उसने विहान के सामने घुटने टेके थे। हिस, भीड़ ने सांस खींची। अब ये लोग बिना नेता के मुर्गियों के समूह की तरह थे। न केवल प्रदीप गिल को मार दिया गया था, बल्कि 3 जजों को भी। वे एक कदम पीछे हटे, नहीं जानते कि क्या करें। इस क्षण जितेंद्र राणावत और तन्मय भौहें चढ़ाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रक्षित का चेहरा तब देखा था जब धूप का चश्मा गिर गया था। हालांकि यह केवल एक क्षण के लिए था। परिचितता की भावना ने उन्हें निश्चित कर दिया था कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा था। उन्होंने ब्रूस के बारे में सोचा, लेकिन यह भी महसूस किया कि यह असंभव था। ब्रूस एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था और वह दूसरे राष्ट्र से भी था। ऐसा व्यक्ति विहान का अधीनस्थ बनने के लिए कैसे नीचे उतर सकता है? वे इस मामले को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया। हालांकि जितेंद्र राणावत चिंतित दिख रहे थे। इसके बाद हम उस व्यक्ति को फोन करेंगे। अभी केवल वही व्यक्ति विहान की रक्षा कर सकता है, जितेंद्र राणावत ने बड़बड़ाया। मंच पर
विहान जाने ही वाला था कि प्रदीप गिल की तरफ से किसी ने अचानक बोला, विहान, अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। विहान ने अपने कदम रोक दिए और अपनी ठंडी नजर उन लोगों पर डाली। अगर तुम लोग नाखुश हो तो तुम सब एक साथ आकर मुझ पर हमला कर सकते हो। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। चारों ओर मृत्यु की तरह शांति छा गई और जल्द ही 5 सेकंड बीत गए। कोई भी आगे नहीं आया। कौन हिम्मत करेगा? वहां जाना आत्महत्या करने के समान होगा। विहान ने उपहास में मुस्कुराया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मंच से कूद गया। रक्षित, चलो। उसी समय कुनलुन माउंटेन्स की गहराइयों में दर्जनों सोलंकी परिवार के विशेष पैरों को क्रॉस करके बैठे थे। धैर्यपूर्वक साधना कर रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि लंबे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने सोलंकी परिवार की रक्षा करने के लिए सहमति दे दी थी, और यहां तक कि तरुण सोलंकी को अपना शिष्य भी बना लिया था। लेकिन उसने तुरंत प्रस्थान नहीं किया। इसके बजाय उसने तरुण सोलंकी को आंगन में ले लिया। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हुआ। उन्होंने केवल अगले कुछ दिनों में अंदर से हंसी की आवाज सुनी। इसके अलावा वे अंदर से ब्रेक थ्रू की आभा को महसूस कर सकते थे। दीपांकर सोलंकी के हाथ कांप रहे थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि सोलंकी परिवार की विरासत के बदले में यह सब निश्चित रूप से सार्थक था। कुछ देर बाद खट, दरवाजा खुला। तरुण सोलंकी और लंबे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी एक साथ बाहर निकले। इस क्षण तरुण सोलंकी पहले जैसा नहीं था। उसकी आभा राक्षसी थी और उसकी ताकत अत्याचारी थी। दीपांकर सोलंकी जल्दी से खड़ा हुआ और उत्साह से पूछा, तरुण, तुम? तरुण सोलंकी के होठों पर एक घमंडी मुस्कान उभरी। पिताजी, मेरे मास्टर ने मुझे क्योस्यू कबीले की साधना की विधि सिखाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने बचपन से जो प्राचीन मार्शल आर्ट्स की साधना की थी वह बकवास थी। इन कुछ दिनों में मैं लगातार ब्रेक थ्रू कर रहा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। वर्तमान में मैं हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 100 को भी चुनौती दे सकता हूं। दीपांकर सोलंकी ने ठंडी सांस खींची और उत्साह से पूछा, सच में? तरुण सोलंकी ने सिर हिलाया। उसने अपने बगल में खड़े लंबे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, यह सब मास्टर के मार्गदर्शन के कारण है। लंबे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी का चेहरा भावहीन था। उसने कहा, तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, बस तुम सही खेती के मार्ग पर नहीं मिले थे। मैंने केवल तुम्हारे मार्ग को सही करने में मदद की। दीपांकर सोलंकी बहुत खुश था। उसने कुछ सोचा और जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप जांगनन प्रोविंस में सोलंकी परिवार के निवास के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं? लंबे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने एक निश्चित दिशा में देखा और अपनी आंखें संकुचित कीं। परसों की उड़ान की व्यवस्था करो, क्योंकि उससे पहले मुझे तरुण को कहीं ले जाना है। चाहे कुछ भी हो, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि तुमने मुझे जो वस्तु दी है उसके साथ कोई समस्या नहीं है। जी वरिष्ठ। मिंग चुई विला। स्वाभाविक रूप से विहान रक्षित को विला में रहने की अनुमति नहीं देगा और उसने उसे सीधे चिराग शामक से संपर्क करने के लिए कहा। वहां अभी भी कुछ खाली कमरे थे। हालांकि यह एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था, इसलिए विहान ने रंजीत मल्होत्रा को फोन किया और उसे अगले दरवाजे के विला को खाली करने का तरीका खोजने के लिए कहा। हालांकि उस परिवार ने वहां लंबे समय तक रहना था, लेकिन अगर पर्याप्त पैसा दिया जाता तो वे संतुष्ट होकर चले जाते। विहान ने विला में प्रवेश किया और लिविंग रूम में एक सफेद सूटकेस देखा। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और बोलने ही वाला था कि उसके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। जिया चौहान। जिया, तुम वापस आ गई? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिनों तक न देखने के बाद उसने महसूस किया कि जिया चौहान और भी सुंदर हो गई थी। जिया चौहान ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे कुछ दिन पहले वापस आना था, लेकिन दादी के घर पर कुछ हुआ, इसलिए मैं देर से आई। मैंने पिताजी से सुना है कि तुमने इन पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ झेला है। हालांकि दिलीप चौहान ने केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कुछ खास नहीं कहा, जिया चौहान महसूस कर सकती थी कि जांगनन प्रोविंस में कुछ बड़ा हुआ था।
इसके अलावा यह अत्यधिक संभावना थी कि विहान ही वह व्यक्ति था जो इस स्थिति के केंद्र में था। एपिसोड 255। हालांकि वह आगे जांच नहीं करना चाहती थी। जब तक विहान को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। जिया चौहान ने 2 कप जूस डाले और एक को विहान को सौंपा। उसने कहा, इस दौरान दादी ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। वह हर दिन तुम्हारे बारे में बात करती हैं और मैंने इतनी प्रशंसा सुनी है कि मेरे कान गिरने वाले हैं। इसका मतलब है कि दादी की नजर समझदार है। विहान ने फलों का रस गटक लिया। तुम उसे अब दादी कह रही हो? जो नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि वह वास्तव में तुम्हारी दादी है। जिया चौहान ने विहान पर आंखें घुमाईं। अचानक उसने कुछ सोचा और जारी रखा, मैं तुम्हें कुछ बताती हूं। जब मैं दादी के घर पर थी, किसी ने पूछा कि उनकी हालत अचानक क्यों सुधर गई, और मेरी मां ने गलती से यह बात उजागर कर दी। अगर अगले कुछ दिनों में कोई अचानक तुमसे उनका इलाज करने या कुछ और करने के लिए कहता है, तो तुम्हें मेरी वजह से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वह विहान को परेशान नहीं करना चाहती थी। विहान ने सिर हिलाया। उसकी चिकित्सा कौशल दिव्य थे, लेकिन वह किसी का भी इलाज नहीं करेगा। ठीक है, मैं पहले स्नान करने जा रही हूं। मैं पूरे दिन सड़क पर थी, इसलिए मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है। क्या तुम साथ आना चाहते हो? जिया चौहान की सुंदर आंखें चमक उठीं जब उसने मजाक किया। विहान कुछ कहने ही वाला था कि जिया चौहान अचानक मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चली गई। बाथटब बहुत छोटा है। जिया चौहान की हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी। विहान ने असहाय होकर सिर हिलाया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में लौट आया। उसने काले पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा और समसारा ग्रेवयार्ड में प्रवेश किया। तीसरे मकबरे से अभी भी कोई हलचल नहीं थी। क्या उसका साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था? वह यह जानने के लिए बेचैन था कि ये विशेषज्ञ उसे अपनी एकमात्र आशा क्यों मानते हैं, और यह भी जानना चाहता था कि समसारा ग्रेवयार्ड में और कौन से रहस्य छिपे हैं। यह सब इतना रहस्यमय था। हालांकि यह सब इस समय उसकी समझ से परे लग रहा था। इसीलिए उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फिर साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। एक पल में काले पत्थर से असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा विहान के शरीर में उमड़ पड़ी। उसके शरीर पर लाल प्रकाश चमका और एक ड्रैगन की दहाड़ ने पूरे समसारा ग्रेवयार्ड को हिला दिया। कैपिटल सिटी में एक शानदार दिखने वाली इमारत में धम, एक वर्गाकार चेहरे वाले आदमी ने अपने सामने के पत्थर की मेज पर अपनी हथेली से प्रहार किया। पत्थर की मेज आत्मा के पत्थरों से बनी थी और बेहद कठोर थी। हालांकि हथेली के प्रहार से उसकी सतह पर कई दरारें आ गईं। वर्गाकार चेहरे वाला आदमी अनिकेत दास था, एक ऐसा व्यक्ति जो हुआक्सिया में अनगिनत लोगों को भयभीत करता था। वह हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, अनमोल देशमुख से 2 रैंक ऊपर। हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में जितना ऊपर कोई होता है, प्रत्येक रैंक के बीच का अंतर उतना ही अधिक होता है। ग्रैंडमास्टर दास, हमें यह उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के साथ वास्तव में एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था। उसका नाम रक्षित है। यह देखते हुए कि उसने 3 जजों को कितनी जल्दी मार दिया, वह कम से कम शीर्ष 50 ग्रैंडमास्टर्स में से एक के समान मजबूत है। यह सुनकर अनिकेत दास की आंखें संकुचित हो गईं। रक्षित, हुआशिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आपके पास कोई फोटो या चित्र है? मैं शीर्ष 50 ग्रैंडमास्टर्स को जानता हूं। एक आदमी ने जल्दी से एक फोटो निकाला जिसमें रक्षित को बेसबॉल कैप और धूप का चश्मा पहने हुए दिखाया गया था। अनिकेत दास ने फोटो को मेज पर फेंक दिया। मैं नहीं बता सकता कि वह कौन है, इसलिए वह हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में नहीं होना चाहिए। जांच करो। इसके अलावा चूंकि उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया है, उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। उन 2 कमीनों को 3 दिनों के भीतर मेरे पास लाओ। अनिकेत दास को लगा कि उसकी अधिकारिता को चुनौती दी जा रही है। राजधानी के एक अन्य आंगन में एक दुबला आदमी जल्दी से आया। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटा पाता, अनमोल देशमुख की ट्रू क्वी ने
दरवाजा खोल दिया। अनमोल देशमुख ने उस आदमी को देखा और उदासीनता से पूछा, क्या उस छोटे कमीने ने फिर से परेशानी खड़ी की है? सही, प्रदीप गिल के साथ उसकी लड़ाई का परिणाम क्या था? यह देखते हुए कि प्रदीप गिल शीर्ष 100 में है, उस छोटे कमीने का बचना असंभव होना चाहिए। लेकिन फिर भी वह आश्चर्यों के आदी हो गए थे। हर बार जब दुबला आदमी प्रकट होता था, इसका मतलब था कि जांगनन प्रोविंस में कुछ परिवर्तन हुए थे। दुबले आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरे भय से भरी हुई थीं। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, मिस्टर देशमुख, वह कमीना जीत गया। हम? अनमोल देशमुख खड़ा हो गया। यह आदमी वास्तव में आश्चर्यों से भरा था। अगर जांगनन प्रोविंस के परितोष कुमार को मारना पर्याप्त नहीं था, तो प्रदीप गिल की हार एक और आश्चर्यजनक घटना थी। सच में यह कैसे संभव है? दुबले आदमी ने तब जारी रखा, मिस्टर देशमुख, उस कमीने ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि प्रदीप गिल और 3 जजों को भी मार दिया गया। यह कहते हुए क्या? अनमोल देशमुख ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या आप इस मामले की प्रामाणिकता की गारंटी दे सकते हैं? क्या आप निश्चित हैं? आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि 3 जजों को उस कमीने ने नहीं मारा, उन्हें रक्षित नामक एक आदमी ने मारा था। यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और उसकी ताकत अथाह थी। मेरे अवलोकन के आधार पर वह निश्चित रूप से मुझसे मजबूत है। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो वह शायद वाक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग के शीर्ष 30 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसके अलावा लड़ाई के बाद के आदान प्रदान से रक्षित उस कमीने के प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार करता है और लगता है कि वह उसका सेवक है।